Hello students, welcome back to the Tandresar physics classes. This class is for 11th class. NEET and IIT aspirants can also watch this class. And today I am starting chapter 4 of the 11th class. और chapter 4 में पहले हमें आता है vectors. What is a vector? Vector बहुत ही ज़रूरी है, इसको करना पड़ेगा और हर एक चीज़ में ये vector की ज़रूरत पड़ती है. कुछ भी करो फिजिक्स में, कोई भी चैप्टर फिजिक्स में उठाओ तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट हर जगह आता है. इसलिए हमें वेक्टर्स को अच्छी तरह से करना होगा बेस लेवल से. तो इस वेक्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है. पहला हम ये करेंगे व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. दूसरा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ फिजिकल क्वांटिटी से स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इन्हीं क्वांटिटीज़ में दो किस्म के क्वांटिटीज़ होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर. फिर हम वेक्टर को कंसंट्रेट करेंगे वेक्टर, ठीक. फिर हम दिखाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को. फिर हम ये दिखाएंगे टू वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. और आज मैं ट्रायंगुलर लॉ ही कराऊंगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. फर्स्ट व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट इज द स्केलर, व्हाट इज द वेक्टर, एंड देन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इसको डील करते हैं. फिर हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे. उसमें दो तरीके हैं, एक तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, और उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है. लेकिन फिलहाल हम आज ये करते हैं बिकॉज इस पर लेक्चर्स अब कंटिन्यू रहेंगे. लेक्चर्स विल बी कंटिन्यूड ऑन दिस वेक्टर्स. एंड चैप्टर 4 में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है, सर्कुलर मोशन भी आता है, तो वेक्टर्स भी आता है. तो वो सब करना पड़ेगा इस चैप्टर 4 में, आहिस्ते से करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको मेजर किया जा सकता हो. एनी क्वांटिटी विच यू कैन मेजर इज ए फिजिकल क्वांटिटी. एनी क्वांटिटी विच यू क्रिएट इन योर माइंड, अगर वो मेजर नहीं हो सकता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहला सकता है. फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज यू मेजर इट इन न्यूटन्स, इसका यूनिट है बाज़ाब्ता. Velocity is a physical quantity, speed is a physical quantity, distance is a physical quantity. मतलब जो भी आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है. ऐसे भी क्वांटिटीज होते हैं जो फिजिकल नहीं है. ऑनेस्टी, यू मे बी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, बाय एनी मेजरिंग डिवाइस, देयरफॉर इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. Being handsome, being beautiful is not a physical quantity because there is no measuring scale. हो तो हो, I don't know about these things. अगर measuring scale है तो फिर ये physical quantity बन सकता है. गर्ज की कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर की जा सकती हो that becomes a physical quantity. ठीक. अब physical quantities में दो टाइप्स है, एक तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ हमें वास्ता पड़ता है हमेशा. मास इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायरेक्शन, एंड देन एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी. मतलब जिस क्वांटिटी को सिर्फ आप मैग्नीट्यूड मेजर करके आप डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो वो स्केलर क्वांटिटी बनता है. तो स्केलर अलजेब्रा इज वेरी सिंपल. अगर मासेस को ऐड करना है तो इजी हो जाता है. 2 kg प्लस 2 kg इज 4 kg. मास को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्केलर्स को डील करना बहुत इजी है. उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दैट इज वेरी इजी टू डील. इट इज वेरी इजी टू डील विद स्केलर्स. एंड वी हैव बीन डूइंग स्केलर अलजेब्रा अर्ली फ्रॉम 7th क्लास. वो स्केलर अलजेब्रा हम करते ही रहते हैं. लेकिन जहां तक वेक्टर का सवाल है, वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट,
How much displacement? Okay, 10 meters. What direction? From initial point to final point is the direction of displacement. Velocity, a bus is moving 60 km per hour from north to south, from east to west, going towards from Srinagar to Baramulla, Kashmir, place of Kashmir, from Srinagar to Baramulla. So when you mention velocity, you have to give the direction with it. So vector quantities are those physical quantities which have both magnitude and direction, and they follow a particular algebra, that's called vector algebra. वही तो हमें पढ़ना है. How vectors add, it's a vector algebra. How vectors subtract, vector algebra. How vectors multiply like dot and cross product, that is a vector algebra. वो सीखना पड़ेगा. ठीक. So फिलहाल मैं लिखना चाहूँगा what's the vector? Vector is a physical quantity which has both magnitude and direction. And follows, और एक जरूरी चीज है, and vectors have to follow, and follows vector algebraic rules. Vector algebraic rules. And follows vector algebra. There are set of rules for vectors that must be followed. जैसे आगे जाकर vectors have a property of commute. They have a distributive property. They have a dot product property. They have a cross product property. ये सब properties अगर एक physical quantity follow करता है तो vector कहलाता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ magnitude and direction हो. Magnitude and direction के बगैर भी it has to follow vector algebraic rules. Current you can take as a scalar, and you can also make at times a vector. Current density is a vector, but current is a scalar, although current has a direction, but still it is a scalar because it does not follow some of the rules of vectors. So फिलहाल यही है कि a vector is a physical quantity which has both magnitude and direction. Examples क्या है? Velocity, force, acceleration, momentum, electric field. These are all vectors. They have both magnitude and direction and follow vector algebraic rules. तो vector algebraic rule जो है, वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो वही वेक्टर अलजेब्रिक रूल्स ही पढ़ने. जैसे वेक्टर कैसे ऐड होता है, वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, वेक्टर कैसे डॉट होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ें वेक्टर्स के साथ वाबस्ता है जो हमें सीखने हैं. उसी चीज़ को हम कहेंगे क्या? वेक्टर अलजेब्रा. स्केलर अलजेब्रा, हाउ टू मासेस ऐड अप, हाउ टू मासेस सब्ट्रैक्ट, हाउ एनर्जी ऐड अप. स्केलर्स को डील करना आसान है. दैट अलजेब्रा एवरीबॉडी नोज अनकॉन्शियसली. अगर किसी को पता भी नहीं है उसको भी पता होता ही है कि स्केलर्स को कैसे ऐड करेंगे. अच्छा, नाउ सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली? जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, v वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं, इसको यूं ऐसे बनाते हैं. ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. ये एरो जो ऊपर हम रखते हैं, ये हमें ये बताता है कि ये वेक्टर है. फोर्स, एक्सेलरेशन, या ए, अगर ए वेक्टर है तो ऐसे कर दो. वेक्टर्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. वी ऑलवेज पुट एरो हेड ऑन देयर हेड्स, एरोज ऑन देयर हेड्स. ग्राफिकली एक वेक्टर को एक एरो से करते हैं ऐसे. इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर जो है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड.
इस एरो से, ये एरो जो है इट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, दिस टिप डिफाइंस इट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये टिप जो है ये वेक्टर का डायरेक्शन देता है, और जो लेंथ है, लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड, इससे भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। A vector is represented by an arrowhead. The length of the arrow gives the magnitude and tip of the arrow gives the direction. After all, vector तो दो ही चीजें हैं इसके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लेंथ के हिसाब से मिलता है और डायरेक्शन टिप देता है। An arrowhead represents a vector. The length of the arrow gives the magnitude and the tip of the arrow gives the direction. ये दो चीजें तो जरूरत है हमें। An arrow represents, head मत यहां लिखो, arrow represents a vector. The length of the arrow gives the magnitude and the tip of the arrow gives the direction of the vector. हो गया ये। और रिप्रेजेंट ऐसे करता है, यूं देखो, ये टिप डायरेक्शन देता है और ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड देता है। अगर इतना बड़ा एरो है तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है कि पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के वेक्टर से ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम इसलिए है कि दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है। पैरेलल डायरेक्शन मीन्स द सेम डायरेक्शन। अच्छा, अब यहां देखो थर्ड पॉइंट, अगर ये वेक्टर दो है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका डायरेक्शन भी सेम है, देख लो पैरेलल जो है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ सेम है, तो आप यहां लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ऐसे। अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का जो है मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर दो में से एक सेम नहीं है तो आप ये इक्वेशन नहीं लिख सकते। Two vectors are equal if they have the same magnitude and same direction. तो इसमें यह भी है कि a का मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे लिखेंगे। सपोज ये वेक्टर है, जरा इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली, कैसे लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, दो लाइंस के बीच में ए रखा विद एरो हेड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना एरो हेड नहीं रखेंगे, सिर्फ ये रखेंगे, ये लाइंस दो भी डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मैग्नीट्यूड लिखा जाता है वेक्टर का और ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन अगर आप और स्मार्ट होने की कोशिश करोगे, आप कहेंगे ठीक है ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ना ये वेक्टर हेड रखेंगे और दो लाइंस भी रखेंगे, ये नहीं है तरीका। मैग्नीट्यूड लिखने का यह तरीका सही है और यह तरीका भी सही है मैग्नीट्यूड लिखने का, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। आप एरो हेड भी हटाओगे, दो लाइंस भी रखोगे, दैट मीन्स यू आर राइटिंग इट टू एंश्योर दैट इट इज द मैग्नीट्यूड। एंश्योर करने की जरूरत ही नहीं है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे फिर ए, इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और यह इक्वेशन जब हम लिखते हैं
ठीक, इस इक्वेशन का सीधे यही मतलब होता है कि डायरेक्शन ऑफ ए इज आल्सो डायरेक्शन बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डायरेक्शन के हिसाब से भी ये इक्वल है और मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी ये इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या इसको आप ये ए इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर यह इक्वेशन है तो यह भी सही है, तो यह भी सही है। अगर सपोज मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू बी, डज इट मीन वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b? डज दिस मीन वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b? द आंसर इज नो। इसका मतलब यह नहीं कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या यह है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b? नो। इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डज इट मीन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी? आंसर इज नो। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, मगर इसका मतलब यह है इस इक्वेशन का कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। सो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर इक्वेशन। दिस गिव्स यू टोटल इंफॉर्मेशन, दिस गिव्स यू पार्शियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, हो गया ये एक चीज। तो तीसरा मैंने आपको करके दे दिया। देखो, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, वेक्टर ए ऐसे है, ये ए है और ये बी है, पूरा उल्टा, या ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, इसका इक्वेशन क्या लिखोगे आप? या इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या यहां मैं ए इज इक्वल टू बी लिख सकता हूं, ये वाला इक्वेशन लिख सकता हूं? क्या यहां पर मैं सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डी लिख सकता हूं? द आंसर इज नो, नो, क्योंकि ये दो वेक्टर्स इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, डिफरेंट है। तो अगर ये नहीं लिख सकते तो फिर क्या लिख सकते? क्या ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी? हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या ये लिख सकते हैं? हाँ, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते। अच्छा, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सी इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या कोई और इक्वेशन ठीक हो सकता है? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये तो उल्टा है पूरा। द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज 180 और पाई। द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज 180 और पाई, क्योंकि पूरा उल्टा है, एक फॉरवर्ड है दूसरा बैकवर्ड है। आप एक और इक्वेशन इसके बारे में लिख सकते हैं, इसके बारे में, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। क्या ये ठीक है? ना। यहां पर क्या वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी, क्या ये ठीक है? ना, ना ये ठीक है, ना ये करेक्ट है। लेकिन मैं इसको करेक्ट बनाऊंगा ऐसे, यूं करके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट ए इज अपोजिट, नेगेटिव का मतलब है अपोजिट टू बी। ये ठीक है इसके लिए, और ये ठीक है इसके लिए। दैट मीन्स वेक्टर सी इज, नेगेटिव का मतलब है अपोजिट टू डी, वो भी ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इसको कॉपी कर लो, इससे आपको बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस चीज से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉपी कर लो इस चीज को, copy this, very important concept. Can't write this for this, you can't write this for this, you can write this and this, this and this. Also you can write this, because this gives you information. Magnitude of A is equal to magnitude of B. Also A is opposite, negative means opposite to B, that is true. Here vector C is opposite to D, that is also true. ठीक, fifth point. Fifth point, triangular law of vector addition. Triangular law of vector addition.
ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, दो वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करते हैं और उस लॉ को कहा जाता है ट्रायंगुलर लॉ। बेसिकली आखिर में जब दो वेक्टर को ऐड हम करेंगे वो ट्रायंगल बन जाता है, जब हम रिजल्टेंट उसका निकालते हैं वो ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर लॉ कहा जाता है। आप कहेंगे दो वेक्टर का क्यों हमें रूल की जरूरत है? जैसे मैं आपको बताऊंगा, टू वेक्टर्स डू नॉट ऐड लाइक स्केलर्स, 2 + 2 इज नॉट ऑलवेज 4। जैसे अगर आप मुझे 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, कोई और आकर के वो यहां इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में और 2 न्यूटन मुझे अप्लाई करेगा, ऐसे कुछ, ऐसे दे विल पुल मी अपार्ट। अगर इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो जीरो होगा। वजह यह कि माई सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, सो देयर इज नो नेट फोर्स। सो 2 न्यूटन हियर एंड 2 न्यूटन हियर ऐड करके जीरो हो जाता है। 2 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, अगर और भी 2 न्यूटन इसी डायरेक्शन में आप अप्लाई करोगे, मुझे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि अब नेट फोर्स 4 न्यूटन हो गया। मतलब जब दो वेक्टर्स आप ऐड करने की कोशिश करोगे वो उनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अभी आपने 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, नेट फोर्स जीरो हो गया। अभी आपने 2 न्यूटन और 2 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लगा दिया तो ऐड हो गया। अगर 2 न्यूटन यूं और 2 न्यूटन यूं तो उनका एडिशन कुछ और होगा। सो 2 + 2 इज नॉट ऑलवेज 4 एंड 2 + 2 इज नॉट ऑलवेज 0 इवन, इट इज एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 4। लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से नीचे भी नहीं होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। पहले आप याद रखो कि वेक्टर्स डू नॉट ऐड लाइक स्केलर्स। अगर स्केलर्स के लाइक ऐड करता तो फिर हमें रूल की क्या जरूरत थी? देन वी डोंट नीड अ रूल। ठीक, अच्छा, तो सपोज ये वेक्टर ए है, दिस है वेक्टर ए, और वेक्टर बी मैं ऐसे बनाऊंगा, वेक्टर बी ऐसे, उसका टेल इस बी ए के हेड पर रखूंगा। अब ए और बी का जो रिजल्टेंट है या ऐड उनको कर है तो वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, दिस इज वेक्टर सी, ऐसे। मतलब ए और बी को जब मैं ऐड करता हूं वो सी हो जाता है। कनेक्ट द ओ पी एंड क्यू, समझो ये द रिजल्टेंट ऑफ ओ पी एंड पी क्यू इज ओ क्यू। कनेक्टिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टेल टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो बन गए ये ट्रायंगल। तो सी जो है दैट इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, इसलिए इसको सम जनरली नहीं कहा जाता है, इसको कहते हैं सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। सपोज ये ए 10 मीटर है, बी का लेंथ भी 10 मीटर है, क्या आपको लगता है सी 20 मीटर है? नहीं है, कुछ और होगा डिपेंडिंग अपॉन, मतलब ये वाला जो ए और बी के दरमियान एंगल क्या है। मगर यहां देखो, ये ए और बी के दरमियान ये एंगल नहीं है, वो ये एंगल है, थीटा। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज नॉट दिस एंगल, बिकॉज एंगल बिटवीन ए एंड बी, इस ए को आपको आगे लेना पड़ेगा, एरो को। एंगल इज बिटवीन द 2 एरोज, 2 heads are between the 2 tails, not between the head and the tail। तो इस वेक्टर को आगे लेना पड़ेगा और ये एंगल डिफाइन करता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अच्छा, तो अब मुझे पता है, हाँ, शुड आई राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी? क्या ये इक्वेशन लिखना चाहिए? इज दिस इक्वेशन करेक्ट? आंसर इज नो, नो नो। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब मैं दिखाता हूं। अगर ए 10 है, बी 10 है, ये 10 और ये ए भी 10, क्या सी 20 आपको लगता है लेंथ के हिसाब से क्या ये 20 है? नहीं है, इसलिए ये आप नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे फिर क्या ऐड हो गया? ये वेक्टर एडिशन है, मतलब सी एज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। So the correct equation is this, मैं आपको बताता हूं। Correct equation is vector C resultant is equal to vector A plus vector B. Equation number first.
अब सी का मैग्नीट्यूड क्या है? इस मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी? नो। अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 2 है, क्या ये 4 है? नहीं है। ये मैग्नीट्यूड इसका निकालना पड़ेगा और वही फॉर्मूला डेवलप होगा। उसी को हम फॉर्मूला कहेंगे हाउ टू वेक्टर्स ऐड। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं समझाता हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, क्यू इसको एम कर दो। अब मैं क्या करूं, मैं क्यू एम को भी निकालूं और पी एम को भी निकालूंगा। उसके लिए थोड़ा सा मैथ करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल फिगर नंबर 1 कर दो इसको। इन ट्रायंगल पी क्यू एम, बताइए ये साइन थीटा किसके बराबर है? भाई थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये थीटा जो है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल है। साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज क्यू एम, हाइपोटेन्यूज ये है, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज पी क्यू, वो बी के बराबर है, मगर मैग्नीट्यूड ही लेंथ वो बी के बराबर है। ये वाला वेक्टर जो है पी क्यू वो बी के वेक्टर के बराबर है, लेकिन हमें यहां मैग्नीट्यूड लिखना है। तो क्यू एम किसके बराबर है? बी साइन थीटा। हो गया ये बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अच्छा, अब मुझे बताइए इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस पी एम डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो भी बी के बराबर है। तो पी एम किसके बराबर है? दैट इज बी कॉस थीटा। ये हो गया बी कॉस थीटा, पी एम हो गया बी कॉस थीटा। ठीक। अच्छा, अब बताइए ओ क्यू किसके बराबर है? ये जो हाइपोटेन्यूज है, कंसिडर दिस बिग ट्रायंगल ओ क्यू एम, बड़ा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन। इन ट्रायंगल, चलो लेट मी गो टू द सेकंड पेज। इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, बड़ा ट्रायंगल ओ क्यू एम, बताइए ओ क्यू किसके बराबर है? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन बड़ा ट्रायंगल जो है ये वाला बड़ा ट्रायंगल, सो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर या क्यू एम स्क्वायर। दिस ओ क्यू स्क्वायर इज व्हाट? इट इज सी स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर लेंथ के हिसाब से है ना। तो ये सी स्क्वायर हो गया, बिकॉज सी इज मैग्नीट्यूड, ओ क्यू इज सी मैग्नीट्यूड और ओ क्यू स्क्वायर इज सी स्क्वायर। अच्छा, तो बताइए ओ एम किसके बराबर है? ओ एम वो ए यहां से यहां तक प्लस बी कास थीटा, यहां से यहां ए प्लस बी कास थीटा। ठीक। ओ एम इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एम, तो ओ एम हुआ ए प्लस बी कास थीटा। इट इज ए प्लस, लेकिन यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है क्योंकि ये लेंथस है, यहां वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। बी कॉस ऑफ थीटा उसका स्क्वायर प्लस एम क्यू, दैट इज बी साइन थीटा, इट इज बी साइन थीटा, बी साइन थीटा स्क्वायर। हमें सी निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। क्या सी ए प्लस बी के बराबर है? क्या ए और बी को हमने ऐड करके सी जो बना, क्या वो सी ए प्लस बी है? क्या वो ए माइनस बी है? क्या वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ है? तो वो देखना पड़ेगा इस यहां से। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab cos थीटा प्लस इसका कर दिया एक्सपेंड यहां से यहां तक b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इट इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको b स्क्वायर कॉमन निकालिए, अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रहेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2ab cos थीटा हो गया। अच्छा, तो अब आगे जा करके c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। क्यों? वजह यह है कि ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह है फॉर्मूला c इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यह है आपका रिजल्टेंट। मतलब जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं a और b को, वो इस पर डिपेंड करेगा उनके दरमियान एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। 30 डिग्रीज है तो उसी हिसाब से वो ऐड हो जाएंगे, 60 डिग्रीज है तो उसी हिसाब से ऐड हो जाएंगे। मतलब इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, their resultant c depends on obviously their magnitude also, but also the angle between the two vectors. अब 2 + 2 कितना है? 2 + 2 जो है a = 2 b = 2, लेकिन उस 2 और 2 जो मैग्नीट्यूड है, वो जो डायरेक्शन है, वो थीटा यहां पर है, तो वो थीटा भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मिलेगा व्हाट इज 2 + 2। दिस इज वेक्टर एडिशन फॉर्मूला, दिस इज वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। तो इसके एग्जांपल्स मैं कल दिखाऊंगा। इस फार्मूला को लेकर के मैं फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा। इस फार्मूला को लेकर के हम अब वेक्टर्स को ऐड करना शुरू करेंगे। ये 2 न्यूटन क्यों हो गया 0, 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन यहाँ से क्यों हो गया 4, अगर 2 न्यूटन यहाँ से और 2 न्यूटन यहाँ से उनके दरमियान एंगल 90 है तो क्या होगा ये रिजल्टेंट। इस फार्मूला को यूज करके मैं अब इसको आगे ले जाऊंगा। बट दिस इज ए वेक्टर एडिशन फार्मूला। हाउ टू ऐड? नाउ c इज नॉट इक्वल टू a + b, c इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर स्केलर होता a और b तो हो जाता है c इज इक्वल टू a + b, लेकिन चूंकि a और b वेक्टर है इसलिए हो जाएगा c इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, where theta is the angle between the two vectors. So this formula you please derive it your own way. इसको कॉपी करके डिराइव करो और नोट बनाओ, और नोट्स भी अवेलेबल होंगे इन ए शॉर्ट टाइम ऑन माई ऐप। और इस फॉर्मूला को आगे लेकर के कल हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड कंटिन्यू टू वॉच माई लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तांत्रे सर फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।